जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के निर्माण के और ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, मत दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। काफ़ी बाद में चल करके फिर विद्वानों ने ये सोचा कि पृथ्वी का ब्रह्मांड का निर्माण तो हो गया, लेकिन महाद्वीप और महासागर कैसे बने, किस प्रकार से बने। तो फिर महासागरों और महाद्वीपों से संबंधित सिद्धांत जो है भिन्न विद्वानों ने दिए। इसमें एक प्रमुख सिद्धांत है केल्विन का, ठीक ना, केल्विन का सिद्धांत, ठीक। लिखिए केल्विन का सिद्धांत। देखिए केल्विन महोदय ने क्या बताया, केल्विन का सिद्धांत संकुचन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। किसके सिद्धांत पर आधारित है? संकुचन के सिद्धांत पर आधारित। केल्विन का सिद्धांत जो है वो संकुचन के सिद्धांत पर आधारित है। केल्विन ने कहा कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, पृथ्वी ठंडी हो रही थी बनने के बाद, तो जब पृथ्वी के ठंडा होने से जो पृथ्वी का जो धरातल था वो सिकुड़ गया। पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी के ठंडे होने से पृथ्वी का धरातल क्या हो गया? सिकुड़ गया। तो इन्होंने कहा कि जो भाग ज़्यादा सिकुड़ गया, ठीक ना, पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल जो भाग क्या हुआ? ज़्यादा सिकुड़ गया, ठीक, उसमें वो गहरा हो गया। और जो कम सिकुड़ा वो ऊपर रह गया, तो वो महाद्वीप बन गए। जो हम महाद्वीप देखते हैं 7 महाद्वीप हैं। तो केल्विन ने कहा कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पृथ्वी में सिकुड़न आई। कोई पदार्थ ठंडा होगा तो उसका सिकुड़न होगा उसमें। तो उसने कहा कि पृथ्वी में क्या आया? सिकुड़न हुई, और सिकुड़न के फलस्वरूप जो भाग ज़्यादा धंस गया, ज़्यादा सिकुड़ गया, वो गहरा हो गया, तो वो महासागर बना कालांतर में चल के। और जो भाग कम सिकुड़ा वो ऊपर उठा रह गया, और वो आज क्या है? महाद्वीप है, ठीक, क्लियर। अब इसमें एक सिद्धांत आता है, ठीक ना, सोलास का सिद्धांत। सोलास का सिद्धांत, ठीक ना। सोलास का सिद्धांत जो है वो वायुमंडलीय असमानताओं पर आधारित है। सोलास का सिद्धांत वायुमंडलीय असमानताओं पर आधारित है। सोलास ने कहा कि देखिए जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी पर जब वायुमंडल बना तो वायुमंडलीय दबाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पृथ्वी के जिस भाग पर ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव था वो भाग ज़्यादा धंस गया, और जिस भाग पर कम वायुमंडलीय दबाव था वो भाग कम धंसा। तो जो ज़्यादा भाग धंस गया वायुमंडलीय दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, वो महासागर बना, गहरा हो गया, और जो कम धंसा वो महाद्वीप बना, ठीक। बहुत नॉर्मल सी बात है, याद हो गया, ठीक ना। बताइए सोलास, केल्विन ने क्या कहा? केल्विन का सिद्धांत संकुचित। केल्विन ने कहा कि देखिए जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो सिकुड़ी, पृथ्वी क्या थी? ठंडी होते सिकुड़ गई। तो पृथ्वी का जो भाग ज़्यादा सिकुड़ गया वो गहरा हो गया, नीचे बढ़ गया, और जो कम सिकुड़ा वो ऊपर रह गया, तो महाद्वीप बन गया। जो गहरा वाला था उसे बाद में पानी भर गया तो वो महासागर बन गया। सोलास ने कहा कि देखिए जो हवा है, वायुमंडल है, इसका जो दबाव पड़ रहा है धरातल पे, तो जहाँ पे ज़्यादा धरातल, जहाँ पर दबाव ज़्यादा पड़ गया वो भाग नीचे धंस गया, और बाद में पानी भरने से क्या निर्माण हुआ? महासागर का निर्माण हुआ। और जो जिस पर कम दबाव पड़ा वो महाद्वीप बना, ठीक। इसके बाद एक और सिद्धांत आता है
लेपवर्थ एवं लव का सिद्धांत। लेपवर्थ एवं लव का सिद्धांत। लेपवर्थ एवं लव का जो सिद्धांत है ये पृथ्वी के धरातल पर धरातलीय वलन क्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? धरातलीय वलन क्रिया पर आधारित है। किसका सिद्धांत? लेपवर्थ एवं लव का सिद्धांत। इन लोगों ने क्या बताया? इन लोगों ने ये चीज़ बताई कि देखिए, पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो उसके दौरान पृथ्वी पर बहुत सारी वलन क्रियाएं हुई। वलन क्रिया क्या होती है? कहीं पर जमीन धंस रहा था, कहीं उठ रहा था, कहीं धंस रहा था, कहीं उठ रहा था। जैसे भूकंप आता है तो जमीन धंस जाती है, कहीं उठ जाती है, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं ना। तो लेपवर्थ और लव ने कहा कि धरातलीय पृथ्वी के धरातल पर उस दौरान क्या हुआ? बड़े पैमाने पे वलन क्रिया हुई। अब वलन क्रिया होने से दो चीज़ें होती हैं। वलन क्रिया होने से दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अपनति, ठीक, एंटीक्लाइन, और दूसरा होता है क्या? अभिनति, ठीक, सिंक्लाइन, ठीक ना। अपनति एंटीक्लाइन और अभिनति सिंक्लाइन। अब अपनति क्या होता है कि जब वलन क्रिया पड़ती है तो एक भाग उसका क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, और दूसरा भाग जो रहता है वो नीचे की तरफ धंसता चला आता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे ये एक प्लेट है और ये भूखंड है, तो इसने क्या किया? इस वाले को दबा दिया तो ये और नीचे लटक जाएगा, तो ये पूरा भाग, और ये क्या होगा? यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, तो ये पूरी प्लेट क्या हो जाएगी? दब जाएगी, ये प्लेट उठ जाएगी। तो यहाँ वाला भाग इन्होंने क्या कहा कि अभिनति वाला हुआ, और जो ऊपर वाला भाग था वो अपनति वाला हुआ। तो लेपवर्थ और लव ने कहा कि पृथ्वी के धरातल पर बहुत बड़े पैमाने पे वलन क्रियाएं हुई, और वलन क्रियाएं के दौरान अपनति और अभिनति देखने को मिला। तो अपनति वाला जो पार्ट था, जो भाग था, वो महाद्वीप बन गया, और अभिनति वाला जो पार्ट था, जो भाग था, वो महासागर बन गया। क्लियर? अपनति, अप का मतलब समझिए ऐसे कि ऊपर उठा तो ऊपर आ गया तो महाद्वीप बना। अभिनति का मतलब नीचे की तरफ चला गया तो वो महासागर बना। ठीक, क्लियर हुआ? एक महत्वपूर्ण विचारक और हैं जिनका नाम क्या है, यहाँ बता देते हैं, लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन, लिथियन नहीं है, ये लोथियन है। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। ठीक, अब लोथियन ग्रीन ने अपने चतुष्फलक सिद्धांत में क्या बताया? लोथियन ग्रीन ने अपने चतुष्फलक सिद्धांत में बताया कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर निर्माण के समय, मतलब पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो बिल्कुल क्या हो गई? दब गई, सिकुड़ गई। इन्होंने भी बताया कि पृथ्वी क्या हुई? सिकुड़ी, और सिकुड़ने के पश्चात जो है पृथ्वी ने क्या किया कि चतुष्फलक का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? चतुष्फलक त्रिकोण का। ठीक है, इसको लोथियन ग्रीन का त्रिकोणीय चतुष्फलक सिद्धांत भी कह सकते हैं। त्रिकोणीय चतुष्फलक सिद्धांत। तो लोथियन ग्रीन ने क्या बताया कि अब देखो चतुष्फलक क्या होता है। चतुष्फलक का मतलब जिसके चार फलक हों। चतुष्फलक का मतलब जिसके चार फलक हों। तो लोथियन ग्रीन का जो सिद्धांत है वो त्रिकोणीय चतुष्फलक पर आधारित सिद्धांत है। लोथियन ग्रीन ने कहा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो संकुचन हुआ,
तो संकुचन होने के फलस्वरूप इतना संकुचन हो गया कि पृथ्वी जो है कि चतुष्फलक की अवस्था में आ गई। पृथ्वी चतुष्फलक की अवस्था में आ गई और जो महाद्वीप और महासागर थे वो एक दूसरे के एंटीपोडल हो गए। एंटीपोडल का मतलब जो महासागर थे वो फलकों पे रह गए और जो महाद्वीप थे वो तीनों कोनों पे आ गए। बात समझ में आ रही है? ठीक। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जब संकुचन, इन्होंने कहा कि देखिए पृथ्वी गोलाकार थी, लेकिन कहा कि जब देखिए जब किसी आप क्या करेंगे कि एक गोलाकार पाइप को जब दबा देंगे तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फलक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जब गोलाकार थी लेकिन जब संकुचन हुआ तो पृथ्वी क्या हुआ? इतना ज़्यादा प्रेशर में आई कि चतुष्फलक हो गई, इसका रूप धारण कर लिया। तो जब इसका रूप धारण कर लिया तो क्या हुआ कि इसके फलकों पर 1 2 और 3 ये 4 फलकों पे क्या हुआ? महासागर बने और इस भाग पर, इस भाग पर, इस भाग पर, इस भाग पर क्या हो गए? इन चारों कोनों पे महाद्वीप बने। और इन्होंने कहा कि महाद्वीप और महासागर क्या थे? एंटीपोडल थे। एंटीपोडल का मतलब महाद्वीप, एक महाद्वीप जो था वो महासागर के ठीक पीछे था। बस में आ रही है? महाद्वीप कहाँ था? महासागर के ठीक, जैसे अमेरिका महाद्वीप हिंद महासागर के ठीक पीछे है। जब आप ग्लोब में देखेंगे तो अमेरिका महाद्वीप कहाँ है? हिंद महासागर के ठीक पीछे पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि अमेरिका जो है कि भारत के ठीक पीछे है। बात समझ में आ रही है? आर्कटिक महासागर है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है? ये आर्कटिक महासागर। तो उसी के ठीक नीचे कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर कल बताए थे और उसके नीचे क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो लोथियन ग्रीन ने यही बताया कि महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के विपरीत स्थिति में थे, विपरीत कंडीशन में थे। क्लियर? क्लियर हो गया ना? तो यही कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिसे समझना क्या था? जरूरी था। ठीक। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। हम उतना बहुत डीप में भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कन्फ्यूजन आपका बढ़ेगा। जो पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, हमें वही जानना है ना। और सिद्धांत भी हम समझ ले रहे हैं कि भाई क्या बात थी, किसने क्या कहा। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा? चतुष्फलक सिद्धांत किस विद्वान का है या चतुष्फलक परिकल्पना किस विद्वान का है? तो लोथियन ग्रीन का है। ठीक, ये चीज़। और वायुमंडलीय असमानताओं पर आधारित सिद्धांत किसका है? सोलास का। किसने कहा कि धरातलीय पृथ्वी के धरातल पर बहुत बड़े पैमाने पर वलन क्रिया हुई जिसकी अपनति में महाद्वीप बने और अभिनति में महासागर बने? तो ये लेपर्थ और लॉ का सिद्धांत है। ठीक। किसका सिद्धांत संकुचन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने ये कहा कि पृथ्वी पर जब संकुचन हुआ तो जहाँ ज़्यादा संकुचन हो गया वह भाग गहरा हो गया, वहाँ महासागर बना। जहाँ कम संकुचन हुआ वो भाग उठा रह गया, उस पर महाद्वीप बना। ऐसे 2 लाइन में करके पूछ देगा। तो केल्विन का सिद्धांत है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर? कोई कार्य करना होगा तो जो समाज में बड़े लोग हैं हमें उनसे सहमति लेनी पड़ेगी, उनकी मान्यता हमें लेनी पड़ेगी। भाई घर में जब आप कोई काम करेंगे, घर में जब आप कोई काम करेंगे तो घर में जो बड़ा है उसकी सहमति हमें लेनी पड़ेगी ना। आपका परिवार अगर गांव में समाज में कोई कार्य कर रहा है तो जो समाज में सबसे प्रतिष्ठित आदमी है उसका दबदबा रहता है समाज में, जैसे प्रधान वगैरह हो गए, नेता होता हो गए। तो वो जब तक कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? आप वैसे चलेंगे। तो हुआ क्या कि जर्मनी का एक विद्वान था। जर्मनी के विद्वान थे कौन? अल्फ्रेड वेगनर। जर्मनी के विद्वान थे कौन? अल्फ्रेड ना। ये काम किया करो, अच्छी लाइफ रूटीन बनाओ डेली का।
ठीक ना। चलिए, तो ये जर्मनी के महान विद्वान थे अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया, क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, इसी को CDT बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, CDT, ठीक ना। क्लियर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, CDT। देखिए इसको अच्छे से समझिए। इनसे पहले ठीक ना, एक विद्वान थे टेलर। टेलर ने क्या किया, इनसे पहले 1908 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। किसने? टेलर ने। तो टेलर की परिकल्पना को क्या बोला जाता है? महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना, क्योंकि इनकी बात उस समय किसी ने लिया नहीं और ना ही ये टेलर ऐसा सोच पाए, ठीक ना। एक आदमी था इनसे भी पहले, उसका नाम था एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर ने कहीं कुछ वक्तव्य दिया था कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई महाद्वीप जुड़े रहे हों, फिर वो निकल के गए हों। उसके बाद और कोई बात नहीं चली। फिर टेलर आए। टेलर ने 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना बस प्रस्तुत की, बस ये कह दिया कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के विद्वान थे। 1912 में इन्होंने अपना थियरी दे दिया, सिद्धांत दे दिया। सिद्धांत कब बनता है? जब वो प्रमाणित हो जाता है। क्या हो जाता है? जब उसका कोई ठोस प्रमाण मिलता है तो उस क्या बनता है? थियरी बन जाती है, सिद्धांत बन जाता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रमाणित भी किया। जर्मनी के विद्वान थे, 25-26 साल की इनकी उम्र थी। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या किया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में क्या किया उन्होंने? सोचा। अभी वर्तमान युग में कोई सोच नहीं रहा है। वर्तमान युग में क्या हो रहा है? कोई सोच नहीं रहा है। अगर हम कहेंगे कि एक जो है चूहा एक बिल्ली को लेके जा रहा था, अगर हम कहेंगे किसी से कि हमने देखा एक चूहा जो है एक बिल्ली को ले जा रहा था, जिससे कहेंगे पता चलेगा, वो कहेगा कि अच्छा हम भी देखे जो है कि ये कुत्ता हाथी को ले जा रहा था। आज की डेट में क्या है? सामने वाला ज़्यादा समझदार है, न जानने की इच्छा है उसके में। क्या होता है लोगों के अंदर? न जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होती ही नहीं। पहले क्या था? क्यूरियोसिटी थी, लोग जानने की इच्छा पूछेंगे, अरे कैसे देखे, कहाँ देखे, कहाँ लेके जा रहा था, कैसे, आखिर पॉसिबल कैसे है? तो ये हुआ जानने की इच्छा। वो कह देगा हाँ हम भी देखे कुत्ता हाथी को ले जा रहा था। ये क्या? न जानने की इच्छा। वो जानना ही नहीं चाहता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो वेगनर ने इस बात को क्या किया? सोचा। तो उस समय जो सबका दादा हुआ करता था वो हुआ करता था ग्रेट ब्रिटेन। जैसे आज अमेरिका क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। तो उस ज़माने में कौन हुआ करता था? ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, ठीक ना। तो ग्रेट ब्रिटेन में फिर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में ये लेके गए। कुछ भी पूरी दुनिया में कुछ होता था विज्ञान के क्षेत्र में तो उसको वहाँ ले जाके प्रमाणित कराना पड़ता था। तो ये लेके गए वहाँ पे 1912 में। लोगों ने पूछा कि बताइए क्या बात है। उस समय ये समझा जाता था कि जो कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन वाले ही कर सकते हैं और ग्रेट ब्रिटेन वाले ही सोच सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं सोच सकता।
बस समझ आ रही है, ठीक ना। जर्मनी वाले वास्तव में सर्वश्रेष्ठ थे, वो अच्छी चीज़ें क्या करते थे, सोचा करते थे। तो अल्फ्रेड वेगनर लेके गए और इन्होंने बताया कि देखिए क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस काल में, किसमें, कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि पृथ्वी के सभी जो महाद्वीप हैं, आज 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं, ये क्या हुए, टूट करके अलग हुए। ठीक, बात समझ में आ रही है। कब टूट के हुए, कार्बोनिफेरस युग में। इन्होंने कहा कि आज जो हम सभी महाद्वीपों को क्या कर रहे हैं, आज जो हम सभी महाद्वीपों को इस तरीके से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक ना, सभी महाद्वीपों को हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं, ठीक, ये पहले क्या थे, ऐसे करके, ठीक ना, ठीक, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक, तो ये पहले क्या थे, एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये एक साथ जो है इस तरीके से जुड़े हुए थे। बात समझ में आ रही है। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पहले जो महाद्वीप थे वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए थे, सभी सातों के साथ सब कुछ। अल्फ्रेड ने इसको क्या बोला, पैंजिया, बीच वाले भाग को क्या नाम दिया, पैंजिया। और ये पूरा पानी था, इसको क्या बोला, जो महासागर था, अल्फ्रेड वेगनर ने इसको कल बोला कि ये पैंथालासा था। क्या था, पैंथालासा। ठीक, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि देखिए ऐसा है कि सभी महाद्वीप पहले क्या थे, चिपके हुए थे। ठीक, शुरुआत में जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी का, और पूरा पानी भरा था, जितने महाद्वीप हैं सब चिपके हुए हैं। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये स्थिति बदली और ये महाद्वीपों में क्या हुआ, टूट हुआ, विखंडन हुआ। तो इन महाद्वीपों की जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से आ गई। ठीक ना, ये महाद्वीप फिर कैसे हो गए, इस प्रकार से हुए। ठीक ना, इनमें विखंडन हो गया। तो विखंडन के पश्चात जो वेगनर ने कहा कि जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम था अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला भाग था इसका नाम था क्या, गोंडवाना लैंड। जो ऊपर वाला भाग था वो अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड था। अब अंगारा लैंड से क्या क्या बना, तो जो अंगारा लैंड से बना, अंगारा लैंड से क्या बना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, यूरोप, इसी को यूरेशिया भी कहते हैं, यूरेशिया बना। ग्रीनलैंड, ये किसके पार्ट हैं, अंगारा लैंड के। अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहा, क्या कहा गया, लारेशिया, लारेशिया भी कहा जाता है अंगारा लैंड को। ठीक, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में क्या क्या भाग आया, दक्षिण अमेरिका, ठीक, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 4-5 जो महाद्वीप थे ये किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के। और ये ऊपर वाले किस, मतलब ये जो नीचे से दिखाई दे रही है कंडीशन, ठीक ना, ये लाइन के नीचे ये सब क्या थे, किसके पार्ट हैं, ये नीचे गोंडवाना लैंड के
और ये ऊपर किसके पार्ट हैं, अंगारा लैंड के, ठीक ना। फिर ये टूटा, फिर इनमें भी आपस में टूटान हुआ और फिर ये बना कार्बोनिफेरस युग में, फिर से टूटा और टूट करके पहले ये था, इसके बाद ये बना, इसके बाद फिर ये बना। तब भाई जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, बोला हाँ। तो बताया ठीक है, इसको प्रमाणित करो कि ये बात हुई। हम कैसे मान लें भाई, आपकी बात हम क्यों मानेंगे, कैसे माने, इसको प्रमाणित करिए कि जितने भी महाद्वीप हैं ये सब आपस में क्या थे, चिपके हुए थे, ठीक ना। तो फिर वेगनर ने बताया कि एक बात आप जानते हैं, बोले क्या, तो बोले जिग्सा फिट को जानते हैं, वो बोले नहीं, जिग्सा फिक्स या जिग्सा फिट भी उसको बोलते हैं, ठीक ना। बोले कि जिग्सा फिट को जानते हैं, बोला नहीं, ये क्या होता है। बोला जिग्सा फिट ऐसी चीज़ है कि हम क्या करेंगे, जैसे दो चीज़ आपस में एक दूसरे से क्या हो जा रही हो, फिक्स हो जा रही हो, उसको जिग्सा फिक्स या जिग्सा फिट बोलते हैं। तो वेगनर ने कहा कि आप जब महाद्वीपों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये अफ्रीका से चिपका हुआ था, ये जो अरब का पार्ट ये दिखाई देता है ये अफ्रीका में चिपका हुआ था, ये जो भारत गया है वो यहाँ से निकल करके गया है और ऑस्ट्रेलिया यहीं से टूट के नीचे गया है, ठीक ना। जब वर्ल्ड मैप आप लोग देखेंगे, इसी को देखिए, समझ में आ रहा है ना, लग रहा है ना कि हाँ सब एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, एक दूसरे में सब क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, फिट हो सकते हैं, ऐसी आकृति इनकी है, इनकी आकृति ऐसी है कि अगर ये फिर एक दूसरे में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। बात समझ में आ रही। तो अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब अलग हो गया तो बीच में कौन सा महासागर बन गया, अटलांटिक महासागर। अफ्रीका से जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जब अलग हुए तो ऐसे फैल गए तो बीच में कौन सा महासागर बना, हिंद महासागर, और ऊपर जब बिखर के चले गए तो आर्कटिक महासागर। और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये भी इसी में चिपका होता है, ये भी खिसक के नीचे चला आया। इस महाद्वीप के इस सिद्धांत के प्रमाण में एक बात आज भी ये सत्य है कि ऑस्ट्रेलिया आज भी खिसक रहा है। ऑस्ट्रेलिया यह माना जाता है कि हर साल एक जो है कि सेंटीमीटर क्या हो रहा है, आज भी नीचे खिसक रहा है। और हिमालय पर्वत आज भी बढ़ रहा है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हिमालय पर्वत कैसे बना, जब यहाँ से इंडियन प्लेट गई, इंडियन प्लेट जब यहाँ से गई, ठीक ना, तो जा कर के यूरेशियन प्लेट में धक्का मारा, तो ये दोनों प्लेट में धक्का मारा तो दोनों प्लेटें क्या हो गई, उड़ गई। जो कमज़ोर थी वो ऊपर उड़ गई, तो उससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। तो जब मुड़ान होता है, वलन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। तो हिमालय क्या है, सबसे युवा वलित पर्वत है, हाल ही में बना हुआ। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म जो पाए जाते हैं, एक जिस प्रकार का जीवाश्म यहाँ पाया गया उसी प्रकार का जीवाश्म अफ्रीका में पाया गया, उसी प्रकार का जीवाश्म भारत में पाया गया, प्रायद्वीपीय भारत में। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों चिपके हुए थे कभी ना कभी, भले अलग हो गए लेकिन जीवाश्म सेम पाए जा रहे हैं। तो भाई वो भी सब विद्वान थे, वो बोले हो सकता है तैर के चले गए होंगे, ठीक ना। तो बताया कि तैर के चले जाएंगे तो छोटे जानवरों के जीवाश्म में पाए गए हैं। अफ्रीका और अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर है, तो छोटा जानवर तैर के थोड़े 5000 किलोमीटर जाएगा, बड़ा जानवर रहा होगा, तो छोटा जानवर का जीवाश्म मिलता है। तब बोले कि हाँ ये बात तो है। एक वनस्पति है, ठीक है, ग्लोसोपेट्रिक्स, पेट्रिक्स,
ग्लोसोपेट्रिक्स। ये वनस्पति दक्षिणी अमेरिका में भी पाई जाती है, अफ्रीका में भी पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है सभी भागों में, और जबकि हैं इतने दूर दूर। तो इसका मतलब ये है कि कभी न कभी ये क्या रहे होंगे, पास में रहे होंगे। अब जैसे किसी जानवर का जीवाश्म मिला तो वो जानवर पता चला कि क्या किया कि एक साथ रहते होंगे। जब ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसे रहा होगा, ये जो है ये यहीं पे था, बात समझ आ रही कि नहीं? ये चिपका हुआ था कौन? ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका ऐसे चिपके हुए थे। तो हो सकता है कि यहीं पर ही सबों का घर द्वार रहा हो, कोई जानवर यहाँ रहा हो, घूमने यहाँ चला गया हो, या कुछ जानवरों का समूह यहाँ रहता हो, कुछ यहाँ रहता हो, नाने उन्हें क्या हो सकता है घूमने गया होगा अपना। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, विखंडन हुआ और ये महाद्वीप इस महाद्वीप से क्या हो गया, अलग हो गया। जो यहाँ रह गए वो यहीं मर गए, जो यहाँ रह गए यहीं फंस के मर गए, तो उनका जीवाश्म मिलता है। ठीक ना, बात समझ आ रही है? तो जीवाश्म किसका मिलता है उसका नाम भी नोट कर लो, उसका नाम है मेसासारस। जो जीव था उसको क्या बोला उसने, मेसासारस। दो चीज़ें आपसे मुख्य रूप से पूछेगा, जिग्साफिड की परिकल्पना वेगनर के सिद्धांत में है, मेसासारस वेगनर के सिद्धांत में है, ग्लोसोपेट्रिक्स वनस्पति वेगनर के सिद्धांत में है। ठीक ना। जब महाद्वीप यहाँ से निकले तो ये दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो है पश्चिम की तरफ भाग गए, उत्तर पश्चिम भागे। ठीक ना, किधर भागे, उत्तर पश्चिम भागे। तो इसे पूछा गया कि बताइए ये जो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ये तो पूर्व की तरफ भाग रहे हैं, पूर्व और दक्षिण में भाग रहे हैं, और ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये पश्चिम और उत्तर में भाग रहे हैं। क्यों? तो इन्होंने गलती कर दिया बताने में, वेगनर ने। इन्होंने कह दिया कि वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। इन्होंने कह दिया कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ, ये लोग टूटे और इस तरीके से बिखरे। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें सही बताई। जैसे होता है ना कि अगर आप सब कुछ बता रहे हैं किसी को, कोई आपको फंसाना चाहता है तो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ ही लेगा कि बताइए इधर क्यों भागे। ठीक ना, जैसे गांधी जी धोती कहाँ पहनते थे। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाएं, सबको इंटरव्यूअर का आपने क्या किया, संतुष्ट कर दिया, लेकिन वो चाहता है कि नहीं इसको फंसाऊंगा मैं, तो पूछ देख बताइए गांधी जी धोती कहाँ पहनते थे, और भी तो कपड़े थे पहनने के लिए, तो भाई उनका विचार था। ठीक, बात समझ आ रही है? हाँ, कि किसी का जन्म हुआ, गांधी जी का जैसे जन्म हुआ 1869 में, तो 1869 में गांधी जी का जन्म क्यों हुआ? तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें इनको भी फेस करनी पड़ी, लेकिन काफ़ी अच्छा सोचा इन्होंने कम उम्र में ही, और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। बात समझ में आ रही है? तो जर्मनी वाले वास्तव में जो नाजी थे वो खुद को सर्वश्रेष्ठ ऐसे ही नहीं कहते थे। देखिए भूगोल की शुरुआत भी कहाँ से हुई, भूगोल में जो डिटर्मिनिज्म आता है, नियतिवाद, वो भी जर्मनी से उसकी शुरुआत हुई। तो जर्मनी वाले सोचते थे, ब्रिटेन वाले जब पावर में आ गए तो उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। ठीक है, पूछे इसे कहाँ के हो, बोला जर्मनी के हैं। जर्मनी के हो, तुम कैसे सोच ली भाई, जर्मनी वाले कब से इतना बढ़िया बढ़िया सोचने लगे, समझ रहे? तो ये क्या थी, कंडीशन थी किसकी, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं आया बताइए। देखो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, क्या है? तो अल्फ्रेड का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों के बनने की व्याख्या करता है। ठीक ना, अब विस्थापन का मतलब एक दूसरे से दूर जाना,
बात समझ में आ रही है। फिर किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, प्रक्रिया हमने आपको बता दिया। कौन कौन सी बात? सबसे पहले सब महाद्वीप एकजुट थे, उनका नाम था पैंजिया, और चारों तरफ महासागर था पानी, उसका नाम था पैंथालासा। फिर ये महाद्वीप दो भागों में टूटा, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड या लारेशिया बोला गया, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड बोला गया। फिर इन दोनों भागों में फिर से खंडन हुआ, और फिर ये दोनों भाग जो है 7 महाद्वीपों के रूप में और विभिन्न प्रकार के द्वीपों के रूप में क्या हुए, फैल गए। इस सिद्धांत को बताया अल्फ्रेड वेगनर ने, और इसके लिए तमाम प्रकार के इन्होंने कारण भी दिए। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया, भिन्न प्रकार का कारण भी दिया कि देखिए ये कारण है, प्रमाण दिया, प्रमाण कि ये प्रमाण है। देखिए जब महाद्वीपों को आप फिट करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, आकर के एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। एक समान प्रकार का जीवाश्म पाया जाता है, एक समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, एक समान प्रकार का कोयला पाया जाता है। जिस प्रकार का सोना यहाँ निकलता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, सोने की खाने नसें होती हैं ना, तो जिस प्रकार का उसका रूट मिलता है और उसी प्रकार का सोना अफ्रीका में मिलता है, तो यह कैसे पॉसिबल? इसका मतलब यह है ना कि नहीं, कभी न कभी ये क्या रहे होंगे, आपस में चिपके। तो इन्होंने ठोस प्रमाण दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, तब पूरी दुनिया ने इनको जाना। ठीक, प्रमुखता इनको बहुत ज़्यादा फिर भी क्यों नहीं मिल पाई, पूरी दुनिया ने जाना। लेकिन जैसे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के रेटजेल, वो भी जर्मन थे, लिखते थे जर्मन लैंग्वेज में। किस में लिखते थे? जर्मन लैंग्वेज में। और जर्मन लैंग्वेज दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे, अंग्रेजी सब लोग जानते थे। ये भी सब पूरा अपना फाइल बना के जैसे आप लोग बनाते हैं, ले गए थे दिखाने कि देखिए ये हमने बताया है इसे। तो जर्मन लैंग्वेज था, बहुत किसी को समझ में आया नहीं, फिर भी इन्होंने क्या किया, समझाने का प्रयास किया। तब लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है तुमने, ठीक ना। इसके बाद क्या आता है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी आती है। क्या आता है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इसी थियरी के बाद प्लेट टेक्टोनिक थियरी के रूप में, ठीक ना, लोगों ने क्या किया, सोच पाया। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। सागरों का प्रसार हुआ, सागर प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। सागर प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस ने ही बताया कि देखिए महाद्वीपों के दूर होने से सागरों का फैलाव हुआ और सागर बने। तो सागर प्रसरण सिद्धांत किसका है? हैरी हेस का, नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। हैरी हेस ने इसी सिद्धांत में अपना सिद्धांत क्या किया, साबित किया, कहा कि हाँ ये बात क्या है, सही है। सागर प्रसरण सिद्धांत किसका है? हैरी हेस का है। ठीक, अच्छा एक और प्रमाण इन्होंने दिया, एक और प्रमाण, उसको भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक और प्रमाण इन्होंने दिया, किन्होंने? वेगनर ने, टिलाइड्स के बारे में। किसके बारे में? टिलाइड्स। टिलाइड क्या होता है कि जब किसी भारी पदार्थ को ग्लेशियर हो या कुछ भी हो, जब आप खींचेंगे या वो सरक के आएगा तो उसका निशान कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ आप भारी खींच के ला रहे हैं तो उसका निशान पड़ जाएगा। तो ग्लेशियर हुआ करते थे, ग्लेशियर पिघले तो महासागर बना। तो एक जैसे निशान अभी भी क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं सभी महाद्वीपों में। तो इसी को क्या बोला इन्होंने? टिलाइड्स बोला कि देखिए टिलाइड्स भी एक क्या है, प्रमाण है। एक जैसे टिलाइड्स हमें देखने को सभी महाद्वीपों में मिलते हैं। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें, तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी और आगे की चीज़ें अब फिर कल के क्लास में बताएंगे, ठीक ना। सारे सिद्धांतों को पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, एक एक करके धीरे धीरे सारी फिजिकल ज्योग्राफी
और उसके बाद सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ा देंगे। बात समझ आ रहा है? ठीक है।